पाचन क्या है? जीवों में जैव क्रियाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए भोज्य पदार्थ की आवश्यकता होती है और यह भोज्य पदार्थ पौधों के विभिन्न भागों से प्राप्त होती है। इन भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त होती है और यह ऊर्जा जैव क्रियाओं के काम आती है। इसके पहले बताया गया कि जीवों में पाचन क्रिया दो प्रकार से होती है, अंतःकोशिकीय पाचन और बाह्यकोशिकीय पाचन। अंतःकोशिकीय पाचन की क्रिया यूनिसेलुलर एक कोशिकीय जीवों में होती है। वह जंतु जिनका शरीर एक कोशिका से बना होता है उनमें सारे विकर, भोजन के पाचन से संबंधित समस्त विकर एक कोशिका से स्रावित होते हैं और उनमें पाचन क्रिया कोशिका के अंदर, एक ही कोशिका के अंदर होती है। ऐसे सभी जंतु जो होते हैं प्रोटोजोआ संघ में रखे गए हैं। जबकि बाह्यकोशिकीय पाचन में वह जंतु जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, अर्थात वह बहुकोशिकीय प्राणी होते हैं। ऐसे जीवों में पाचन क्रिया कई अंगों को मिलाकर एक सिस्टम में होती है, एक तंत्र के माध्यम से होती है जिसे कहा जाता है पाचन तंत्र। और इसमें जो पाचक विकर होते हैं वो विभिन्न अंगों से स्रावित होते हैं और इनमें पाचन क्रिया कोशिका के बाहर होती है। इसी कारण इसे कहा जाता है बाह्यकोशिकीय पाचन। इसमें पोरीफेरा से लेकर कार्डेटा संघ के समस्त जंतु बहुकोशिकीय पाचन की क्रिया में आते हैं। इसके अलावा बताया गया आपको पाचन तंत्र में कि पाचन तंत्र के प्रमुख भाग, पाचन तंत्र के प्रमुख दो भाग होते हैं। पहला भाग है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो इसके पहले प्रथम वीडियो में आपको एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बताया गया कि आहार नाल क्या है। तो मुख से लेकर मल द्वार तक आहार नाल के विभिन्न भाग होते हैं, जिसमें पहला भाग है मुख एवं मुख गुहा, दूसरा है ग्रसनी, तीसरा है ग्रास नली, चौथा है स्टमच, पांचवा है डुओडिनम, छठा है छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन, छठा है बृहदांत्र या बड़ी आंत्र या इसको कोलन कहा जाता है। अगला है रेक्टम और अंतिम भाग है एनस। तो इसके पहले मित्रों आपको आज डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन आपका ये स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर यहाँ पर बना दिया गया है और हम आपको प्रत्येक पार्ट का नाम लिखकर बता रहे हैं कौन किस पार्ट को क्या कहा जाता है। तो इसमें पहला पार्ट है, यहाँ पर आहार नाल का पहला भाग कहलाता है माउथ। क्या कहलाता है पहला भाग? माउथ, या इसे कहा जाता है माउथ एंड इसे कहा जाता है बक्कल कैविटी। माउथ एंड इसे क्या कहा जाता है? बक्कल कैविटी। माउथ एंड बक्कल कैविटी कहा जाता है पहला पार्ट। दूसरा पार्ट है ये ऊपर दो तारे के समान संरचना है। एक क्या है? लार ग्रंथियां हैं, सिलेवरी ग्लैंड है, इसे कहा जाता है पैराटिड ग्लैंड। पैराटिड ग्लैंड कहा जाता है जो कान के बेस में पाई जाती है, पैराटिड ग्लैंड। आगे होती है सब लिगुअल और उसके पीछे होती है सब मैग्जिलरी। सब लिगुअल सिलेवरी ग्लैंड, सब लिंगुअल, सब लिंगुअल ग्लैंड, और उसके पीछे स्थित है सब मैग्जिलरी जो जिह्वा के आधार भाग में पाई जाती है। जो लार ग्रंथ उसे कहा जाता है सब लिंगुअल ग्लैंड, और जो दोनों जबड़ों के पश्च भाग में पाया जाता है उसे कहा जाता है सब मैग्जिलरी। सब मैग्जिलरी ग्लैंड इसे कहा जाता है। फिर इसके आगे
एक संयुक्त नली होती है, ये लगभग 12.5 सेंटीमीटर लंबी होती है, जो गर्दन में स्थित होती है। इसे कहा जाता है फायरिंग्स या ग्रसनिका। फायरिंग्स या ग्रसनी कहा जाता है। ग्रसनिक आगे फिर होता है एक प्याले के समान संरचना, यहाँ पर पाया जाता है, इसे कहा जाता है कंठ। यहाँ पर एक उपास्थ का बना एक घाटी ढापन पाया जाता है, जिसे कहा जाता है एपिग्लॉटिड्स। इसे क्या कहा जाता है? घाटी ढापन या एपिग्लॉटिड्स। एपिग्लॉटिड्स या घाटी ढापन कहा जाता है। घाटी ढापन ग्रसनी को दो भागों में बांटता है। आगे एक उपास्थ के अंग्रेजी के सी के आकार के छल्लों की बनी होती है, इसे श्वास नली या ट्रैकिया कहते हैं। श्वास नली या ट्रैकिया कहते हैं। और उसके पीछे एक 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी अत्यधिक प्रसार योग फैलने सिकुड़ने वाली नली होती है, जिसे कहते हैं आहार नली या ओसोफेगस कहते हैं। आहार नली या ओसोफेगस कहते हैं। आहार नली या ओसोफेगस कहते हैं। ये आहार नली आगे चलकर एक आहार नाल के सबसे चौड़े भाग में खुलती है, जो 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी और 7 सेंटीमीटर चौड़ी संरचना होती है, जिसे स्टमच या अमाशय कहते हैं। इसका नाम है स्टमच या अमाशय। ये स्टमच 3 भागों में बटा होता है। ऊपरी भाग को कहते हैं कार्डियक। अमाशय के ऊपरी भाग को कहते हैं कार्डियक। मध्य भाग को कहते हैं फंडिक। अमाशय के मध्य भाग को फंडिक कहते हैं। और निचले अमाशय के निचले भाग को कहा जाता है पाइलोरिक। क्या कहा जाता है? पाइलोरिक कहा जाता है। अमाशय जो होता है, अमाशय के 3 भाग होते हैं। ऊपरी भाग को कार्डियक, मध्य भाग को फंडिक और निचले भाग को पाइलोरिक कहते हैं। ये अमाशय आगे अंग्रेजी के सी के आकार की नलिका में खुलता है, जिसे जो छोटी आंत का अग्रभाग होता है, और इसको कहा जाता है डुओडिनम या पक्वाशय कहा जाता है। डुओडिनम या पक्वाशय कहा जाता है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का अग्रभाग होता है, छोटी आंत, जिसे क्षुदांत्र भी कहा जाता है। और इसके 3 भाग होते हैं। अग्रभाग को डुओडिनम कहा जाता है, और इसके मध्य भाग को, छोटी आंत के मध्य भाग को कहा जाता है जेजुनम कहा जाता है। छोटी आंत के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? जेजुनम कहा जाता है। और छोटी आंत के पश्च भाग को, जो महत्वपूर्ण भाग होता है, इसे इलियम कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इलियम कहा जाता है। इस प्रकार हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन 3 भागों में बटी होती है। इसके अग्रभाग को डुओडिनम या पक्वाशय, और मध्य भाग को जेजुनम, और इसके पश्च भाग को इलियम कहते हैं। फिर इसके बाद ये छोटी आंत आगे एक अत्यधिक चौड़े कुंडलित संरचना में खुलती है, जिसे बृहदांत या बड़ी आंत कहते हैं हम। इस बड़ी आंत को कहा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन या कोलन भी कहा जाता है। इसे स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन या कोलन कहते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन या इसे कोलन कहा जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन या कोलन। ये लार्ज इंटेस्टाइन या कोलन बड़ी आंत भी 4 भागों में बटी होती। कई भाग में बटी होती? 4 भाग। एक को कहते हैं एसेंडिंग कोलन, एक को कहा जाता है एसेंडिंग कोलन, जो नीचे से ऊपर को जाती है, जो बड़ी आंत, उसे कहा जाता है एसेंडिंग कोलन या ऊर्ध्वाधर बड़ी आंत। और जो क्षैतिज जाती है, उसे कहा जाता है ट्रांसवर्स कोलन। उसे क्या कहा जाता है? ट्रांसवर्स कोलन कहा जाता है। ट्रांसवर्स कोलन, उसे ट्रांसवर्स कोलन। और जो नीचे को जाती है,
उसे कहा जाता है डिसेंडिंग कोलन। उसे क्या कहा जाता है? डिसेंडिंग कोलन। डिसेंडिंग कोलन। और जो कर्व वक्राकार होती है, थोड़ा कर्व लिए होती है, उसे कहा जाता है सिग्मॉइड कोलन। उसे कहा जाता है सिग्मॉइड कोलन। इसके बाद सिग्मॉइड कोलन के बाद क्या होता है? आपका मलाशय होता है, या जिसे कहा जाता है रेक्टम। इसे क्या कहा जाता है? जिसे रेक्टम कहा जाता है। और अंत में जो होता है आहार नाल का अंतिम भाग, उसे मल द्वार या एनस कहते हैं। इस पूरी संरचना को कहा जाता है आहार नाल। अब इसके पहले वीडियो में आपको बताया गया कि जब बाह्य साधनों से भोजन को बाह्य वातावरण से आहार नाल के प्रथम भाग मुख एवं मुख गुहा में पहुंचाया जाता है, तो मुख गुहा में पहुंचने के बाद जो जबड़े होते हैं, इन जो जबड़े होते हैं, ऊपरी जबड़ा और निचला जबड़ा, इन जबड़ों में क्या होते हैं? विभिन्न प्रकार के दांतों का विन्यास क्रम होता है। इन दांतों के द्वारा भोजन को कूटा, पीसा और छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित किया जाता है। ठीक उसी समय क्या पाई जाती है? मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। पहला है पैराटिड, दूसरा है अधोजिह्वा और तीसरा है सब मैक्सिलरी या अधोहनु लार ग्रंथ। इन 3 जोड़ी लार ग्रंथियों से लार रस स्राव होता है और इस लार रस में एंजाइम होते हैं, और ये एंजाइम क्या करते हैं? भोजन को म्यूसिन श्लेष्म मिलाते हैं, जिससे भोजन चिपचिपा बनता है। और इसी लार रस में टाइलिन एंजाइम होता है जो भोजन की मंड को पाचन करता है, मंड का पाचन करता है। और जो मायोजाइम होता है वो भोजन में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है। इसके पहले वाले वीडियो में ये सारी जानकारी आपको दे दी गई। अब ये भोजन कहाँ गुजरता है? संयुक्त नली ग्रसनी में गुजरता है। ग्रसनी, इसके पहले वीडियो में बताया गया कि ग्रसनी को संयुक्त नली इसलिए कहते हैं क्योंकि ग्रसनी के द्वारा वायु और भोजन दोनों का संवहन होता है। यह ग्रीवा में स्थित होती है और वायु एवं भोजन दोनों का संवहन करती है। इसकी लंबाई 12.5 सेंटीमीटर होती है। इसी कारण इसे संयुक्त नली कहते हैं। ये आगे चलकर 2 भागों में बंट जाती है, ऊपर श्वास नली और उसके नीचे आहार नली। तो जब आहार नली और श्वास नली, तो यहाँ पर एक होता है उपास्थि का बना एपिग्लॉटिस ढापन होता है, घाटी ढापन होता है। एक घाटी ढापन का कार्य है एक समय में केवल एक कार्य को होने देना। तो जब ग्रसनी से भोजन गुजरता है तो एपिग्लॉटिस घाटी ढापन श्वास नली को बंद कर देता है, और जब ग्रसनी से वायु गुजरती है तो एपिग्लॉटिस जो होता है आहार नली को बंद कर देता है। इस प्रकार ये भोजन कहाँ जाता है? आहार नली में जाता है। आहार नली क्या होती है? आहार नली हमारी बच्च गुहा को भेदते हुए 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी अत्यधिक प्रसार योग क्या होती है? नलिका होती है जो भोजन का संवहन करती है। और इस आहार नली में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा भोजन आगे सरकता। पेरिस्टाल्टिक मतलब कर्मान कुंचन। किस गति के कारण भोजन आगे बढ़ता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा भोजन क्या है? आगे बढ़ता। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा भोजन कहाँ है? आगे सरकता। इस आहार नली की भीतरी सतह पर श्लेष्म का स्राव करने वाली ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिससे भोजन को आगे सरकने में आसानी होती है। लेकिन इस आहार नली में पाचक रस का अर्थात बिकर का स्राव करने वाली कोई ग्रंथियां नहीं पाई जाती। इसी आहार नली के ऊपरी सिरे पर क्या पाई जाती हैं? संकोच पेशी पाई जाती है, स्फिनेक्टर मसल्स पाई जाती हैं। इन स्फिनेक्टर मसल्स का कार्य होता है कि भोजन को केवल अग्र दिशा में बनाए रखना। यहाँ पर ग्रास नली के
उच्च भाग पर उच्च ग्रास नाली संकोच पेशी पाई जाती है। अपर ओसोफेजियल स्फिंक्टर मसल्स यहाँ पर पाई जाती है। अपर ऑसोफेजियल स्फिंक्टर अपर ऑसोफेजियल स्फिंक्टर मसल्स, और इसके निचले सिरे पर पाई जाती है लोअर ऑसोफेजियल स्फिंक्टर मसल्स। ये क्या करती है, इसको क्या कहा जाता है, इसे कार्डियक स्फिंक्टर भी कहा जाता है। एक कार्डियक स्फिंक्टर करता क्या है, इसे जठरागम छिद्र कहते हैं, जठरागम निर्गम कहते हैं, या इसे कार्डियक स्फिंक्टर भी कहा जाता है, कार्डियक स्फिंक्टर भी कहा जाता है। ये करता क्या है, जब भोजन आहार नली से गुजरता है तो भोजन कहाँ आगे जाता है, आहार नाल के सबसे चौड़े भाग स्टमच में जाता है, और स्टमच में जाने के बाद अगर ये भोजन वापस आहार नली में जाना चाहे तो कार्डियक स्फिंक्टर क्या करता है, वापस जाने से रोकता है। यही कार्डियक स्फिंक्टर जो नवजात शिशु होते हैं उसमें पेशी कम विकसित होती है, और जब थोड़ा सा पेट में दबाव पड़ता है तो दूध की कै होती है। इसे कहते हैं पाइलोरोस्पाज्म कहते हैं, उल्टी होने लगती है दूध की। इसका काम यही है कि भोजन को आगे जाने दें। फिर इसके नीचे क्या पाया जाता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर पाया जाता है, जो भोजन को अमाशय से छोटी आंत के अग्रभाग डुओडेनम में जाने देता है, पुनः वापस आने से रोकता है। इसे कहा जाता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्या कहा जाता है इसे, पाइलोरिक स्फिंक्टर कहा जाता है। अमाशय के निचले सिरे पर पाइलोरिक स्फिंक्टर पाया जाता है, जो भोजन को अमाशय से छोटी आंत के अग्रभाग डुओडेनम में जाने देता, पुनः डुओडेनम से अमाशय में वापस जाने से रोकता है। अब इसी अमाशय की भीतरी सतह पर जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, जठर ग्रंथियां पाई जाती। इन जठर ग्रंथियां कई प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं, और ये जो जठर गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती हैं भीतरी अमाशय की भीतरी सतह पर, ये क्या पाई जाती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है। इन्हें कहा जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहा जाता है, जठर ग्रंथियां कहते हैं। ये जठर ग्रंथियां जो होती हैं कई कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। जठर ग्रंथियां जो होती हैं कई कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। ये 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। कई प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं, 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। पहली कोशिकाओं को कहा जाता है म्यूकस सेल्स। क्या कहा जाता है, म्यूकस सेल्स। दूसरे को कहा जाता है पेराइटल सेल्स, और तीसरे को कहा जाता है चीफ सेल्स, या इसे जाइमोजेनिक सेल्स भी कहा जाता है। और चौथी है इंटेरोइंडोक्राइन सेल्स। ये गैस्ट्रिक, ये क्या है, जठर ग्रंथियां इन 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती। पहले को कहा जाता है म्यूकस सेल्स, दूसरी को कहा जाता है पेराइटल, या इसे ऑक्सेंटिक सेल्स भी कहते हैं इसे, और तीसरे को कहा जाता है चीफ सेल्स या जाइमोजेनिक सेल्स, और चौथे को कहा जाता है इंटेरोइंडोक्राइन सेल्स, या इसे अर्जेंटेफिन सेल्स भी कहा जाता है, अर्जेंटेफिन सेल्स कहा जाता है। इन चारों प्रकार की कोशिकाओं से 4 प्रकार के रसों का स्राव होता है। रस का मतलब
4 प्रकार के कार्बनिक पदार्थों का स्राव होता है। म्यूकस से श्लेष्म का स्राव होता है, इसे श्लेष्मिक ग्रंथ भी कहा जाता है। इससे श्लेष्म का स्राव होता है जो भोजन में मिलकर उसे चिपचिपा बनाता है। दूसरा है पेराइटल सेल्स। पेराइटल सेल्स या इसे ऑक्सेंटिक सेल्स भी कहा जाता है। इससे HCl का स्राव होता है। किसका स्राव होता है? HCl का स्राव होता है। और इससे म्यूकस का स्राव होता है। इससे किसका स्राव होता है? म्यूकस का स्राव होता है। HCl क्या करता है? भोजन को क्या करता है? क्षारीय से अम्लीय माध्यम में परिवर्तित करता है और भोजन में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करता है और भोजन को सड़ने से बचाता है। ये 3 कार्य किसके हैं? HCl। फिर देखिए HCl का स्राव किससे होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेराइटल सेल्स और ऑक्सेंटिक सेल्स। इससे HCl का स्राव होता है। HCl क्या करता है? भोजन को क्षारीय से अम्लीय माध्यम में कन्वर्ट करता है। दूसरा इसका फंक्शन है यह भोजन में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करता है। और तीसरा कार्य है यह भोजन को सड़ने से बचाता है। और चौथा कार्य है यह पाचक रसों को, अमाशयी पाचक रसों को सक्रिय करता है। अमाशयी पाचक रसों को क्या करता है? सक्रिय करता है। तीसरी कोशिका है चीफ सेल्स या जाइमोजेनिक सेल्स। यह मुख्य कोशिका, इसे या प्रधान कोशिका भी कहते हैं। इससे क्या है? इससे 2 प्रकार के पाचक रस अर्थात विकर अर्थात एंजाइम का स्राव होता है। इस एंजाइम में 2 एंजाइम होते हैं। पहला होता है पेप्सिन। पहला क्या होता है? पेप्सिन एंजाइम। और दूसरा होता है रेनिन। दूसरा क्या? पहला पेप्सिन, दूसरा होता है रेनिन। पेप्सिन की निष्क्रिय अवस्था को पेप्सिनोजन कहते हैं। यह भोजन की प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स और पेप्टोन्स में तोड़ता है। अर्थात भोजन का आंशिक पाचन जो होता है पेप्सिन के द्वारा होता है। पेप्सिन क्या करता है? भोजन की प्रोटीन को पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड में तोड़ देता है। और दूसरा क्या है? रेनिन एंजाइम क्या करता है? जो दूध की क्या होती है? दूध की प्रोटीन क्या होती है? जो दूध की प्रोटीन दुग्ध प्रोटीन होती है, कैसीन, दुग्ध प्रोटीन जो कैसीन होती है उसको पैरा कैसीनेट में तोड़ देता। तो रेनिन एंजाइम का प्रमुख कार्य है जो मिल्क प्रोटीन कैसीन होती है उसको पैरा कैसीनेट में तोड़ देता। इस प्रकार चीफ सेल्स अर्थात जाइमोजेनिक कोशिकाओं के द्वारा 2 एंजाइम का स्राव होता है, पेप्सिन और रेनिन का स्राव होता है। पेप्सिन भोजन की प्रोटीन को पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड में तोड़ता है, जबकि रेनिन दुग्ध प्रोटीन कैसीन को पैरा कैसीन में तोड़ देता है। इस प्रकार आमाशय में प्रोटीन का आंशिक पाचन होता है। इसी चीफ कोशिकाओं के द्वारा गैस्ट्रिक लाइपेज, जठर लाइपेज का भी स्राव होता है, जो भोजन की वसा का आंशिक पाचन भी करता है। चौथी कोशिका है इंटेरो एंडोक्राइन सेल्स या इसे अर्जेंटेफिन कोशिका भी कहा जाता है। इससे भी कार्बनिक रस हार्मोन्स का स्राव होता है और उस हार्मोन्स का नाम है गैस्ट्रिन। क्या नाम है इसका? गैस्ट्रिन हार्मोन। गैस्ट्रिन हार्मोन्स का स्राव इंटेरो एंडोक्राइन सेल्स और अर्जेंटेफिन कोशिकाओं द्वारा होता है। ये हार्मोन्स जठर ग्रंथियों के स्राव का नियंत्रण करते हैं। इस प्रकार मानव का जो स्टमच होता है 3 भाग में बटा होता है, कार्डियक, फंडिक और पायलोरिक। जबकि जो अन्य स्तनधारी होते हैं उनका आमाशय 4 भागों में बटा होता है। पहला उसका भाग है रूमेन, अन्य स्तनधारियों
वह स्तनधारी जो जुगाली करते हैं उनका स्टमक 4 भागों में बटा होता है, रूमेन, रेटिकुलम, ओमैसम, यबोमैसम। होता क्या है कि रूमेन जो होता है, रूमेन संरचना जो होता है उसमें भोजन स्तनधारियों जुगाली करने वाले जंतुओं के द्वारा ग्रहण किया जाता है, उसमें इकट्ठा होता है और वह भोजन लुगदी के समान बन जाता है। और जब वह स्तनधारी आराम से बैठता है तो रूमेन से पुनः वापस मुख गुहा में आता है और भोजन को पीसा जाता है, और पीसने के बाद तब उसके आगे भोजन रेटिकुलम में जाता है, ओमैसम और यबोमैसम में जाता है। इसके अलावा जो मरुस्थलीय जंतु होते हैं, ऊंट और हिरन, ऊंट और हिरन में होता क्या है, उसमें जो अमाशय का तीसरा भाग होता है, रूमेन, रेटिकुलम, ओमैसम, यबोमैसम, ओमैसम जो होता है अनुपस्थित होता है और रूमेन और रेटिकुलम संरचना एक थैली में कन्वर्ट हो जाती है जिसे जल कोशिका कहते हैं, जो 15 गैलन जल का संचय करने का कार्य करते हैं। इस प्रकार इन चौपायों में, इन स्तनधारियों में अमाशय जो होता है 4 भागों में बटा होता है। अब यहाँ पर मानव में 3 भाग में बटा होता है, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। इतने पाचक विकरों के द्वारा इसमें पाचक रस मिलते हैं। इसके अलावा इस अमाशय में के अंदर क्या होती है, मूवमेंट होती है, कर्निंग मूवमेंट, मंथन गतियाँ होती हैं, और इस मंथन गतियों के द्वारा भोजन मथा जाता है। और जब भोजन मथा जाता है, उस मथने के बाद इसमें पाचक रस मिलते हैं। इस प्रकार भोजन का यहाँ पर पाचन प्रारंभ हो जाता है और यह भोजन पाइलोरिक स्फिंक्टर के द्वारा छोटी आंत के अग्रभाग पक्वाशय में जाता है। और पक्वाशय अंग्रेजी के सी के आकार की नली होती है जो लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसके मध्य से 2 पाचक ग्रंथियां जुड़ी होती हैं, ऊपर से पित्त ग्रंथ और नीचे से अग्नाशयी ग्रंथ। पित्त ग्रंथ किससे जुड़ी होती है, हमारे पाचन तंत्र के सबसे बड़े भाग लीवर से। बस यहीं तक। चलो, अमाशय में भोजन, अब ये भोजन जो पाचन जब हो जाता है, ये भोजन अब भोजन नहीं रह जाता। इस भोजन का नाम हो जाता है काइम। इसे क्या कहा जाता है, काइम। काइम, अब एक काइम बन जाता है। काइम बनने के बाद पाइलोरिक स्फिंक्टर के द्वारा छोटी आंत के अग्रभाग डुओडेनम में जाता है। मेरे मित्रों, ये वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है, इसको यहीं पर रोक दे रहे हैं। अगले वीडियो में आपको भोजन का पाचन छोटी आंत के अग्रभाग, डुओडेनम, जेजुनम, इलियम, कोलन, रेक्टम और आगे एनस में अगले वीडियो में आपको लेकर